सो हेलो पॉजिटिव पीपल, हम आ गए हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, वेक्टर्स के लेक्चर 5th के साथ। इस लेक्चर में हम क्या क्या बात करेंगे? इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, यूनिट वेक्टर्स की और उनके क्वेश्चंस की। अब तुम लोग सोचोगे कि यूनिट वेक्टर तो लेक्चर फर्स्ट में हो चुका था, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का रिकैप करेंगे यूनिट वेक्टर्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के साथ। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को समझने से पहले इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स भी कहा जाता है ना, तो कंफ्यूज मत होना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, इन दोनों के बीच में देखो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि मान लो अपना चिंटू भाई है चिंटू भाई जो है वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है विथ थीटा एंगल टुवर्ड्स ईस्ट से थीटा एंगल बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अब जो चिंटू है वो इधर की तरफ ऐसे निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पहुँचा, मान लो डिस्प्लेस हो गया इतना। ठीक है, इतना यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ। मान लेते हैं ये जो है थीटा एंगल है, तो क्या वो एक्स की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ भी चला है क्या? अब तुम लोग बोलोगे यार नहीं, वो तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला है। वो किधर चला है? नॉर्थ ईस्ट। लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो क्या वो ईस्ट की तरफ भी डिस्प्लेस हुआ है? तुम लोग बोलोगे यार देखते तो हैं, हाँ चिंटू भाई ईस्ट की तरफ भी तो चला है। ईस्ट की तरफ कितना चला है? मान लेते हैं यहाँ से ऐसे 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 करके बनाते हैं, तो क्या इतना डिस्टेंस वो ईस्ट की तरफ चला है? हाँ, इतना डिस्टेंस वो ईस्ट की तरफ चला है। दिख तो रहा है भाई, दिख तो रहा है ना। तो अब सिमिलरली वैसे ही देखा जाए तो क्या वो वेस्ट की मतलब नॉर्थ की तरफ भी कुछ चला है? हाँ, लग तो रहा है, दिख तो रहा है चलता हुआ। यार कैसा दिख रहा है? ये देखो, ये तो क्या वो इतना डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ भी चला है? हाँ चले। तो क्या हम इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके देखें क्या? चलो देखते हैं भाई। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, और ये जो है ये उसका जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को निकालना है। यहाँ इतना कितना डिस्प्लेस हुआ है? मान लेते हैं यहाँ वो 5 मीटर चला है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका 5 मीटर। ठीक है, अब अपने को x निकालना है और ये है cos थीटा, मतलब ये थीटा है, तो ये y वाला कंपोनेंट, ये x वाला कंपोनेंट। समझ रहे हो? मतलब रिजॉल्व कैसे करना है, एक तो x कंपोनेंट में जाएगा, एक जाएगा y कंपोनेंट में। चलो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ x और y कंपोनेंट में, तब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में आएगा। मान लेता हूँ कि मैं इस चीज़ को लेता हूँ cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा? x बाय 5 हो जाएगा क्या? दिख तो रहा है, x बाय 5 होता दिख तो रहा है। तो क्या मैं x को 5 cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं। ये 5 को इधर ला दिया, x की जगह 5 cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है ये तो। ठीक है, अब मैं y वाला कंपोनेंट देखता हूँ। तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो देखो अब मैं cos 90 माइनस थीटा लिखता हूँ यहाँ पे, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? हल्का हल्का सा 10th को याद करो। क्या cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था क्या? हाँ होता था। तो मैं यहाँ लिखता हूँ cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा, अब cos 90 माइनस थीटा लिए तो ये क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस, तो y बाय 5, तो
y इज इक्वल्स टू 5 साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? हो अपने पास अभी एक नया फॉर्मूला आ गया, y इज इक्वल्स टू 5 साइन थीटा। मतलब ये अगर मान लेते ये थीटा मैं 30 डिग्री लेता तो ये 5 इधर चला है ना, तो x कंपोनेंट में कितना चलता है? ये 5 cos 30, मतलब 5√3/2 इधर चलता, और इधर कितना चलता? 5 साइन 30 बोले तो 1/2, मतलब 5/2 इधर चलता। तो इसी प्रकार क्या हर वेक्टर को ऐसे कर सकते हैं अपन रिजॉल्व 2 में? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं मैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जगह लेता फोर्स वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर, चलो लेके देखते हैं। इसको पहले मैं क्या करूँ, इसको मैं मिटा लेता हूँ। फील लेना ज़रूरी है, बस डेफिनेशन तो हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं जो है मान लेता हूँ ये कोई आदमी है, इस पे इस तरफ जो है फोर्स लग रहा है F करके। ठीक है, अब मेरे से कोई पूछ दिया कि उसका x कंपोनेंट में फोर्स कितना लग रहा है और y कंपोनेंट में फोर्स कितना लग रहा है, तब भी मैं क्या करूँगा, मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का यूज़ करूँगा और उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो है वो बताऊँगा। तो मान लो इधर फोर्स लग रहा है किसी आदमी पे, तो उसका x कंपोनेंट जो है वो इधर होगा, y कंपोनेंट जो है वो इधर होगा। जाहिर सी बात है, x कंपोनेंट कितना होगा? क्या इतना होगा? y कंपोनेंट कितना होगा? क्या इतना होगा? मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है, तो एफ एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा? अभी अपन देखें कि x वाला कंपोनेंट जो है कॉस थीटा लग जाता है, मतलब जहाँ थीटा होता है उसके इधर कर देंगे तो कॉस थीटा, और जहाँ थीटा नहीं है उसके इस तरफ कर देंगे तो साइन थीटा, याद करने के लिए। तो क्या f का फोर्स का x कंपोनेंट जो है, मतलब अगर कोई इसको इधर खींच रहा है तो मेरे से अगर कोई पूछ दिया कि वो इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है उस पर, इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है उस पर, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं इससे निकालूंगा, तो ये हो जाएगा f cos थीटा, और f ऑफ y, ये f ऑफ y है और ये f ऑफ x है, तो f ऑफ y कितना होगा? f ऑफ y इज इक्वल्स टू f साइन थीटा। तो ऐसे जो था अपने को x और y कंपोनेंट निकालना था किसी भी वेक्टर का। तो क्या ये किसी भी वेक्टर के लिए? हाँ, जितने भी वेक्टर है उनको अपन दो टर्म्स में डिवाइड कर सकते, मतलब दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक तो x कंपोनेंट, दूसरा y कंपोनेंट। जितने भी वेक्टर है एक को x कंपोनेंट में, दूसरे को y कंपोनेंट में, और जहाँ से थीटा बनता रहेगा, मतलब जैसे यहाँ से ऐसे थीटा बना तो इस तरफ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कहलाएगा, इस तरफ वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाला कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। इसके अब क्वेश्चन लगाते हैं तब थोड़ा अच्छा लगेगा, तब जान में जान आएंगे, यही तक समझ नहीं आया है तो भी। ठीक है, तो अब थोड़े उसे क्वेश्चंस देखते हैं अपन, इसको देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो अब देखते हैं यार रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है जिसपे 15 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट अपने को निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं चलो। तो अपन देखे थे कि अगर ऐसा करके किसी वेक्टर से 60 डिग्री पे एंगल बन रहा है, एक सेकेंड, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो क्या होता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 60, मतलब इधर जो है नीचे वाला कंपोनेंट x वाला कंपोनेंट वो cos थीटा के टर्म्स में आ जाता है ना। कैसे? मतलब अगर f जो है 15 न्यूटन लग रहा है तो fx कितना लगेगा? fx हो जाएगा 15 cos 60। अभी अपन देखे थे इसको कैसे आया, यहाँ कहाँ से आया ये, है ना। तो ये 15 cos 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा cos 60 मतलब 1/2, तो 15 इंटू 1/2, तो 15/2 आ जाएगा x कंपोनेंट। अब वही बात करूँ मैं अब y कंपोनेंट की, तो y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? y कंपोनेंट जो है अपन लेते थे sin 60, तो f sin 60 हो जाएगा ये, तो
एफ साइन 60 डिग्री। तो एफ कितना है 15, साइन 60 कितना √3/2, तो ये हो जाएगा 15 √3/2। ये वाई कंपोनेंट है फोर्स का, ठीक है। तो ऐसे था ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट फोर्स का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ टू द एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये भी वैसी टाइप का कुछ लग रहा है ना, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से टेक ऑफ कर रहा है ऐसे करके, जूम ऐसे करके, ठीक है, विथ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के पता लगाने हैं हमको। तो देखो पहले ऐसे करके मान लेते हैं प्लेन टेक ऑफ किया, ये प्लेन में बैठा है चिंटू भाई पायलट। तो ये जो है ये 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos 60 होगा क्या? हाँ बोल सकते हैं, होगा। तो v हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या हो जाएगा, v cos 60 डिग्री। तो v क्या दिया अपने को, v दिया 200 मीटर पर सेकेंड, तो 200 इंटू cos 60 हो जाएगा 1/2, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये जो एरोप्लेन है ये यहाँ ना उड़ के सीधा सीधा जाता तो कितना उसका वेलोसिटी होता, 100 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी होता, ठीक है। अब देखते हैं वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी इन वर्टिकल क्या हो जाएगा, v sin 60, v sin 60 अपन देखे थे। इस तरफ जो कंपोनेंट जाता है वो cos थीटा, इस तरफ जो कंपोनेंट जाता है वो sin थीटा। तो ये v cos 60, तो ये 200 sin 60 हो जाएगा √3/2, √3/2 2 और ये 100, तो 100√3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, मैं और लिखता हूँ, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपना, ठीक है। अब ऐसे नहीं, अब थोड़े ऊपर टाइप वाले देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यार ये वाला 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द अदर कंपोनेंट एंड एंगल ऑफ v विथ हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ v विथ हॉरिजॉन्टल बोला है और दूसरा कंपोनेंट ढूंढने बोला है। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि ये 50 मीटर पर सेकेंड कौन सा कंपोनेंट है ना। तो चलो हल्का सा पहले बना के देखते हैं इसको, उसके बाद थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे अपन। तो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है अपना वेलोसिटी और ये है अपना वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अपने को क्या क्या निकालना है, अपने को बोला है ये थीटा निकालना है, ये वी वाई निकालना है, मतलब पता नहीं कौन सा कंपोनेंट निकालना है। ये वी वाई है और ये है वी एक्स, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अपने को गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। ये वी एक्स या फिर ये वी वाई, इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट दिया हुआ है अपने को। तो मैं क्या करूँ, अब मेरे को क्या निकालना है, थीटा भी निकालना है। तो मेरे ख्याल से मेरे को वी एक्स उसको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि वी एक्स क्या होता है, वी कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा भी निकल जाएगा अगर मेरे को वी एक्स दिया होगा तो, हालांकि वी वाई से भी निकल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक एज्यूम कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मेरे को v दिया हुआ है, हाँ दिया है मेरे को v 100 cos थीटा इज इक्वल्स टू 50। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 50/100 मतलब 1/2। तो थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा निकल गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला है, वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे अपने को मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा। तो v हो जाएगा 100 साइन थीटा
तो थीटा क्या है 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये √3/2, 2 से ये 100 गया 50 टाइम्स में, तो वी वाई क्या हो जाएगा वाई कंपोनेंट 50√3, ऐसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें ऊपर जो है पूरा थ्योरी भी लिखा था, लेकिन मेरा बोर्ड भर जाता करके मैं थ्योरी नहीं लिखा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ क्या बोलता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बोलता है कि वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे करके गया है 45 डिग्री से, और एक लाइन है जिसको बोला गया है शोर लाइन। वो जो शोर लाइन है वो इधर वेस्ट से नीचे 15 डिग्री पे ऐसे गया हुआ है। ठीक है, तो अपने को बोला इस वेलोसिटी का कंपोनेंट शोर लाइन के अकॉर्डिंग, इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो शोर लाइन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी। चलो निकालते हैं भाई साहब। तो वी एक्स क्या होता है वी कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा क्या चीज़ है, क्या 45 डिग्री लूँगा मैं थीटा? देखो शोर लाइन के रेस्पेक्ट में बोला है ना, तो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो ऐसे शोर लाइन से लेना पड़ेगा। ये तो ये जो है इसका जो कंपोनेंट है वो ऐसा करके आएगा। तो शोर लाइन और वेलोसिटी के बीच में यहाँ पे है 45 + 15 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है मेरे को, तो मैं ऐसे करके यहाँ 60 डिग्री लिख लेता हूँ। तो जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का कितना आ जाएगा, v cos 60 आ जाएगा क्या, लग तो रहा है v cos 60 डिग्री। तो v क्या दिया हुआ है अपने को, v दिया है 18 मीटर पर सेकेंड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 तो हो जाएगा ये 9। तो x कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है किस में है, x कंपोनेंट में, शोर लाइन के रेस्पेक्ट में जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब y कंपोनेंट देखते हैं। तो y कंपोनेंट कैसे जाएगा, क्या y कंपोनेंट इधर जाएगा, नहीं, ये शोर लाइन के परपेंडिकुलर में y कंपोनेंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो वी वाई क्या होता है, वी वाई होता है v साइन थीटा। अब थीटा तो 60 डिग्री अपने को मिल चुका है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 18 साइन 60, साइन 60 कितना √3/2, तो ये 9√3 = वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक है, तो ऐसे निकालना था इसका y कंपोनेंट। ठीक, तो अब देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे किसी चीज़ को रखते हैं अपन, तो उसमें जो है वेक्टर्स कंपोनेंट, वेक्टर्स के दो कंपोनेंट कैसे लगते हैं। ठीक है, वेक्टर्स कौन सा होगा, मतलब इसमें फोर्स का ही वेक्टर होगा, है ना। चलो दिखाता हूँ कैसे यार, दो कंपोनेंट। ये जो है, ये जो चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, क्योंकि ये NLM में काम आने वाला है। NLM बोले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये चीज़ NLM में काम आने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। चलो पहले इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये 3D डायग्राम बनाना है ना अपने को, तो इसको पॉकेट में बनाया। हाँ, तो ऐसा टाइप का कुछ इंक्लाइंड प्लेन, अरे यार अच्छे से बनाना, अच्छे से। ऐसा, ये ऐसा, तो ऐसा करके कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये है थीटा एंगल पे। ठीक है, इसमें अपन कोई मान लेते हैं ऐसा बॉक्स रखते हैं, इसको भी 3D में बनाना है, ये ऐसा करके कोई बॉक्स रखे हैं। ठीक है, तो इस पे जो है नीचे mg लग रहा है ना, तो उस mg के भी दो कंपोनेंट निकाले जाते हैं, उसी का जो है अपन अभी रिजोल्यूशन करने वाले हैं। ये 3D है, अब इसको अपन मान लेते हैं इस साइड से देख रहे हैं। अब साइड व्यू दिखाता हूँ इसका। ठीक है, तो साइड व्यू कैसा रहता है, मान लेते हैं ये ऐसा है। ठीक है, ये तो ये mg, ये अगर ऐसा बॉक्स है कोई, तो इसके नीचे ऐसे यहाँ mg लग रहा है,
हाँ लग रहा है। तो इस पे एक्सेलरेशन वेक्टर किधर लगेगा? एक्सेलरेशन बोले तो लगना तो इधर चाहिए था क्योंकि mg नीचे लग रहा है, लेकिन यहाँ वेज होने के कारण इस पे जो एक्सेलरेशन है वो इधर ना लग के इधर की तरफ लगने लग जाता है। तो इधर पे जो एक्सेलरेशन लगता है वो कितना होता है वो अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। किस मेथड से? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेथड से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये जो mg इससे बना रहा है ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, मतलब इन तीनों का जो एंगल का सम है वो 180 होता है। तो थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सो मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ब्लैक मार्कर। तो फिर ये वाली जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिल्कुल हो जाएगा ये वाला चीज़ 90 माइनस थीटा। अब क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा है, ये mg है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, ये mg है। तो मेरे को निकालना है ये वाला कंपोनेंट, और ये है 90 माइनस थीटा। क्या मैं अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक चीज़ खींचूंगा ऐसे करके, तो क्या mg के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं मेरे को? हाँ दिख रहे। कैसे दिख रहे? कैसे दिख रहे? कैसे दिख रहे? चलो दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये नीचे यहाँ mg लग रहा है, इस तरफ कोई एक्सेलरेशन लग रहा है वो निकालना है अपने को, और ये एक परपेंडिकुलर, ये वाला कौन सा चीज़ है? ये वाला क्या है? mg। और ये क्या चीज़ है? ये इस तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये वो वाला है, और ये इन दोनों के बीच है एंगल 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो क्या ये थीटा होगा? तो अभी अभी अपन देखे थे कि किसी भी वेक्टर का थीटा की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो वो कॉस थीटा आता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आना चाहिए? mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आना चाहिए? mg साइन थीटा। ठीक है, तो समझ रहे हो ये वाला कंपोनेंट क्या? mg कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा। अब इसमें देखते हैं, तो क्या ये वाला कंपोनेंट जो इस ब्लॉक के ऐसे परपेंडिकुलर में आ रहा है ये mg कॉस थीटा होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। क्या ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा? हाँ होगा। तो मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन वो अगर एक इंक्लाइन प्लेन पे है तो उस पे एक्चुअल फोर्स कितना लगेगा? mg साइन थीटा। और एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना लगेगा? ma इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा है, तो m से m कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g साइन थीटा लगेगा। इतना जो है एक्सेलरेशन लगेगा इस ब्लॉक पे जब ये वेज पे खड़ा रहेगा, इस तरफ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस जो कंडीशन है ये वाली, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बार बार अभी काम आने वाली है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, अभी नहीं पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना कि इस तरफ जो है वेज में mg साइन थीटा लगता है और इस तरफ जो है mg कॉस थीटा लगता है। ठीक है, तो अब इसके अच्छे से क्वेश्चंस थोड़े देखते हैं और क्लियर कर देगा वो आपका टॉपिक। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं यार इन दो एग्जांपल्स के बारे में जो कि अभी इंक्लाइंड प्लेन में जो वेट होता है और जो mg का जो दो कंपोनेंट्स होता है उसके जो क्वेश्चंस है ये पूरा का पूरा ये क्लियर कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलो पहला देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा थ्योरी लिखा था, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ। इसमें दिया हुआ है एक वेज, मतलब एक प्लेन दिया हुआ है इंक्लाइंड 37 डिग्री पे। ठीक है, उस पर एक आदमी है जिसका वेट है 900 न्यूटन। न्यूटन वेट तो ग्राम में होना चाहिए, नहीं मास ग्राम में होता है। वेट जो है वो फोर्स का ही एक कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको न्यूटन में लिया जाता है। तो वेट जो है वो 900 न्यूटन है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू रैम्प। रैम्प के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने। तो देखो यार अभी अभी अपन देखे थे कि अगर यहाँ कुछ चीज़ रखी है, ठीक है, इसका वेट 900 न्यूटन है, मतलब mg का जो वैल्यू दिया है ना मेरे को
वो 900 न्यूटन दिया हुआ है, तो 900 न्यूटन जो है वो नीचे लग रहा है, 900 न्यूटन जो है वो नीचे लग रहा है। तो मेरी तरफ इधर की तरफ क्या एम जी कॉस थीटा लगता था क्या? नहीं, एम जी साइन थीटा लगता था क्या? हाँ लगता तो था। अब ये भी देखे थे अपन, क्या इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट में एम जी कॉस थीटा लगता था क्या? लगता तो था, देखे थे। एम जी अपने को 900 न्यूटन दिया हुआ है क्या? हाँ दिया तो है। थीटा अपने को 37 डिग्री दिया है क्या? हाँ दिया है। अब ये 37 डिग्री है तो अपन इसको याद कैसे रखेंगे? तो मान लेते हैं कोई ट्रायंगल, ये जो बहुत है ना फेमस ट्रायंगल है ये अगर ये 37 डिग्री वाला ट्रायंगल कैसे फेमस है? अगर यहाँ पे 37 डिग्री जो है एंगल है, अगर यहाँ पे 37 डिग्री एंगल है तो समझ लेना कि उस ट्रायंगल का ये वाला साइड 3 है, ये वाला साइड 4 है और ये वाला साइड 5 है। इसको याद कैसे रखें? 3 7, तो यहाँ 3 पहले है ना, तो 3 यहाँ पे भी, उसके बाद 4 यहाँ पे 5, 3 4 5 का पेयर वाला है यहाँ पे। और 53 डिग्री रहता तो यहाँ 4 आ जाता, यहाँ 3 आ जाता। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, इस रैम से पैरेलल कंपोनेंट मतलब एम जी साइन थीटा, W पैरेलल इज इक्वल टू एम जी साइन 37। अब साइन 37 कितना हो जाएगा? साइन 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वन हाइपोटेनस मतलब 3/5, और एम जी तो अपने को 900 दिया हुआ है, तो 900 इंटू 3/5, ये कितना हो जाएगा फिर? 900 इंटू 3/5, 5 टाइम्स में कितने बार जाएगा? 5 1 जा, उसके बाद 4 0 में 8 ना यार, सीधा 5 1 जा 4 0, 8 टाइम्स फिर 0, 180 इंटू 3, 18 2 36, 46 और 54 मतलब 540 न्यूटन आएगा। क्या? पैरेलल कंपोनेंट। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ लिखूँ? चलो यहीं लिख देता हूँ यार। ठीक है, तो W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी कॉस 37। कॉस 37 कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो 4/5 होगा। ठीक है, एम जी कितना दिया है? 900, तो 900 इंटू 4/5, ये आपने देखा है 180 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 720 न्यूटन। तो इतना वेट लगेगा, 720 न्यूटन किधर लगेगा? इधर। 720 न्यूटन का वेट जो है इस तरफ है, और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट में है 540 न्यूटन का वेट। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा तो कुछ हिसाब है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसे सिमिलर टाइप का ही है, बस कॉन्सेप्ट खोलने के लिए डाला गया है इसको। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेट। वेट का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है। देखो बात वही है, इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रैम बोल दिया, इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेट बोल दिया। ठीक है, लेकिन बात वही है कि ये दो चीज़ जो है अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये 1 kg, तो नीचे क्या लग रहा है? mg। इधर क्या लग रहा है? mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इस तरफ क्या लग रहा है? mg sin थीटा, g sin थीटा। थीटा क्या दिया है? 60 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपने को परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट पूछे, मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट पूछा है एम जी का। तो एम जी अगर नीचे लग रहा है तो एम जी का एक्स कंपोनेंट जो है वो ये लगेगा, ये थीटा एंगल है, तो मतलब ये 60 डिग्री है। तो अब ये 60 डिग्री कैसे हुआ था? अपन जब डेरिवेशन कर रहे थे तो देखे थे कि ये रैम्प है, ये एम जी है, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो है ये थीटा हो जाता है, तो ये एम जी है तो ये थीटा हो जाता है ना, अपन देखे थे अभी। तो ये जो है ये एम जी कॉस 60 होगा क्या? हाँ, एम जी नीचे लग रहा है तो एम जी कॉस 60 इधर होगा, और एम जी साइन 60 होगा
इस तरफ एम जी साइन 60 डिग्री। तो एक्स और वाई कंपोनेंट पूछा है क्या? हाँ, एक्स और वाई कंपोनेंट पूछा है। तो एक्स कंपोनेंट ये, वाई कंपोनेंट ये। अब तुम लोग बोलोगे यार एक्स कंपोनेंट तो इस तरफ होता था, वाई कंपोनेंट इधर होता था। नहीं बेटे नहीं, देखो होता क्या है इसमें कि जहाँ जिस तरफ वेक्टर जा रहा है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो ऐसे ही निकलता है ना। अगर तुम इसको ऐसे इसको घुमा फिरा के ऐसे समझ लो कि ये एम जी है, इधर एम जी जा रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट इधर, वाई कंपोनेंट इधर। तो सेम एम जी इधर जा रहा था, एक्स कंपोनेंट इधर, वाई कंपोनेंट इधर, ऐसे होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स कंपोनेंट क्या है? एम जी कॉस 60, एम जी कॉस 60 और 1 एम तो दिया है 1, तो क्या हो जाएगा एम जी कॉस 60। तो 1 इंटू जी कितना 10 होता है, इंटू कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2। मतलब ये एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। वाई कंपोनेंट देखते हैं, वाई कंपोनेंट क्या? एम जी साइन 60, एम जी साइन 60। तो 1 इंटू 10 इंटू साइन 60 हो जाएगा √3/2, मतलब 5√3 न्यूटन। ये है वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। देखो यूनिट वेक्टर मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, कि क्या होता है, लेकिन इस लेक्चर में मैं यूनिट वेक्टर्स के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, या फिर ये जो यूनिट वेक्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के सेक्शन में मिल सकते हैं आपको जेईई मेंस में, ठीक है। इसीलिए मैं सोचा कि इसके क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, इसीलिए इसको इस लेक्चर में इंक्लूड भी कर लिया मैं, ठीक है। वैसे तो पता है क्या होता है, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता वो फिर से देख लेना, और जिसको पता है तो आगे के वो 10-15 मिनट स्किप कर लो और क्या, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इट इज़ अ वेक्टर विच इज़ यूजुअली यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1, ठीक है। इससे तो कुछ समझ नहीं आया, चलो देखते हैं क्यों अपन को यूनिट वेक्टर की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि यहाँ कोई वेक्टर जा रहा है आर वेक्टर, ठीक है। अपने को इसका डायरेक्शन बिल्कुल नहीं पता, ये किससे कितना एंगल बना रहा है ये भी नहीं पता, ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में चल रहा है ये भी नहीं पता। इन सब कंडीशन में मेरे को एक वेक्टर चाहिए, मतलब मेरे को एक चीज़ चाहिए जो कि इन सब का जो क्या बता सके, डायरेक्शन बता सके। क्या बता सकते हैं? डायरेक्शन बता सकते। मतलब आर वेक्टर मान लो इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं 5 मीटर है। चलो ना यार, इसको आर वेक्टर छोड़ के एक काम करो, इसको वेलोसिटी वेक्टर मान लो कि किसी चीज़ का वेलोसिटी इधर है और कितना है 5 है। तो 5 है तो मैं इसको ग्राफिकली कैसे बनाऊंगा? ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो ग्राफिकली इसको बनाना होगा तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर का बना दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी। तो 1 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है, फर्स्ट लेक्चर से अपने को पता है कि एक वेक्टर में क्या क्या होता है चीज़? मैग्नीट्यूड होती है और होता है डायरेक्शन। एक वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और होता है डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड, और होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं इसमें? अब है, मेरे को तो दिया ही नहीं है डायरेक्शन इसमें, ना बताया कि किधर है, ना बोला नॉर्थ की तरफ है, ना ईस्ट है, ना वेस्ट है, ना साउथ है, ना कोई एंगल दिया है, एक्स एक्सिस से इतना एंगल, वाई एक्सिस से इतना, कोई एंगल भी नहीं दिया। तो मैं ये डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई करूं? ठीक है, तो इस सब कंडीशन में जो है यूनिट वेक्टर काम आ जाता है, ठीक है। कैसे काम आता है यूनिट वेक्टर, अब देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है,
तो एक यूनिट मैग्नीट्यूड का जो लेंथ है वो मैं ऐसे काट लूँ, एक वेक्टर यहाँ से काट लूँ, ठीक है। तो एक वेक्टर से काट लूँगा तो पैरेलल में ये मान लेता हूँ ये एक वेक्टर आ गया, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। इसको मैं क्या लूँ, इसको मान लेता हूँ मैं, कोई वेक्टर ले लिया, इसको वी कैप। वी कैप क्यों लिया हूँ मैं अभी बताऊँगा कि ये कैप जैसा ये चीज़ क्या है, ठीक है, अभी बताऊँगा, अभी नहीं। तो एक वेक्टर ले लिया मैं वी कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, वी कैप का मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर है तो वी कैप का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक होगा डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन किसके इक्वल होगा, क्या ये वी वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल होगा? हाँ, क्योंकि उसी में से ये एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर काटे हैं अपन, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन इसका वी वेक्टर के इक्वल होगा? हाँ, ये डायरेक्शन वी वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल होगा। तो इस वी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो वी कैप यहाँ से 1 इंटू डायरेक्शन आ जाएगा क्या अपने पास? हाँ भाई, लग तो रहा है v इंटू डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब 1 इंटू डायरेक्शन आ जाएगा। तो 1 इंटू डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ही। तो क्या v कैप को मैं डायरेक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो v कैप इज इक्वल्स टू डायरेक्शन हो गया। मैथमेटिकली देखें तो हाँ, v कैप इज इक्वल्स टू यहाँ से डायरेक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ v वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको हटा के यहाँ मैं v वेक्टर का यूनिट वेक्टर v कैप डाल दूँ तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इंटू v कैप। अब मैं बताता हूँ कि ये कैप मैं क्यों लगाया। यूनिट वेक्टर्स को अलग दिखाने के लिए, यूनिट वेक्टर्स को सब वेक्टर से अलग दिखाने के लिए उनको एक स्पेसिफिक सिंबल दिया गया है। जैसे a वेक्टर है, अब मैं पूछूँ a वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, तो तुम लोग a लगाओगे और यहाँ पे ऐसे ऊपर टोपी टाइप का लगा दोगे, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं इसको? कैप। इसको क्यों लगाते हैं? क्योंकि यूनिट वेक्टर अपने को अलग से पता चल सके, इसलिए इस कैप को लगाया जाता है, ठीक है। बहुत सही। तो यहाँ तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया यूनिट वेक्टर जो है कैसे डायरेक्शन के इक्वल हो जाता है, और कोई भी वेक्टर है तो उसके इक्वल हो जाता है। एक वेक्टर और ले लेते हैं, चलो अब फोर्स का वेक्टर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं फोर्स किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन पूछेगा, कोई भी अगर अब फोर्स का डायरेक्शन पूछेगा तो तुम लोग क्या बोलोगे? एफ कैप, ठीक है। फोर्स का यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या? एफ कैप। और मान लेते हैं ये वेक्टर इधर जा रहा है, ए का डायरेक्शन क्या है? ए कैप। अगर मान लो कि चिंटू वेक्टर इधर जा रहा है, चिंटू वेक्टर, तो चिंटू वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? चिंटू कैप, ठीक है। इसी तरह कोई भी वेक्टर किसी भी तरफ जा रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या है? उसका वही कैप, ऊपर कैप डाल देना, उसका यूनिट वेक्टर ही उसका डायरेक्शन होता है उस वेक्टर का, ठीक है भाई। बहुत सही, बहुत सही, मज़ा आ गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, अभी इसको मिटाता हूँ, रुक जाओ। हाँ, अब देखो यहाँ पे अपने पास आया है एक चीज़ जिसको बोलते हैं v वेक्टर, और उसका डायरेक्शन आया, मैग्नीट्यूड आया है पहले v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू v वेक्टर का डायरेक्शन v कैप, ये हुआ। तो क्या मैं अब इस v कैप को v कैप इज इक्वल्स टू v वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? हाँ यार, लिख तो सकता हूँ, क्योंकि इसको इधर ला दूंगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो क्या मेरे को वी कैप मिल जाएगा? हाँ, मेरे को वी कैप ऐसे में मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे में मेरे को क्या मिल जाएगा? वी कैप, ठीक है भाई, बहुत सही। अब ये तो हो गई पूरी यूनिट वेक्टर्स की कहानी। अब यूनिट वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल कंडीशन में भी होता है। ऑर्थोगोनल कंडीशन बोले तो जब 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तब क्या होता है? चलो तब देखते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स।
को समझते हैं। चलो भैया, किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार। तो हाँ, अपने को क्या करना है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको हटाता हूँ, डेफिनेशन लिखे रहने दो, ठीक ही है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब देखने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भाइयों और बहनों, ठीक। तो अब मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लेते हैं इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और इधर 3D बाहर आता हुआ है, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है समझ लो। तो ऐसे करके ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये है z एक्सिस, ठीक है। ओहो हो, उल्टा बन गया, उल्टा बन गया। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ठीक है। तो अगर x एक्सिस की तरफ कोई वेक्टर जा रहा होगा, x एक्सिस की तरफ कोई वेक्टर जा रहा होगा, तो मैं उसका डायरेक्शन कैसे बताऊंगा? क्या मैं डायरेक्ट उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा और x एक्सिस लिख दूंगा? ऐसा करना सही नहीं होगा यार। मान लेते हैं a वेक्टर जो है वो x एक्सिस की तरफ ही जा रहा है, a वेक्टर, तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, ठीक है। और x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो क्या मैं क्या लिखूंगा? तो x एक्सिस लिख दूंगा क्या डायरेक्शन में? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकता मैं। तो क्या लिखूंगा? ए कैप लिखूंगा क्या? हाँ, ए कैप लिख सकता हूँ मैं। तो ये ए कैप जो है x एक्सिस में जब जाता है, ए कैप जो है जब x एक्सिस में जाता है, मतलब कोई भी वेक्टर जब x एक्सिस में जाता है, मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये ए वेक्टर जो है ऐसे कहीं जा रहा है, ए वेक्टर, तो इसमें से एक छोटा सा वेक्टर काट लूँगा मैं जो इसी x डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? आई कैप से। क्या 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 समझ नहीं आया? थोड़ा सा अच्छे से बताओ। अगर मान लो कोई भी वेक्टर है जो x एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब x एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू ए कैप ना छोड़, ए कैप छोड़ के यहाँ आई कैप लगा दूंगा। तो ये आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। यूनिट, तो क्या कोई भी चीज़ x एक्सिस में जाएगी तो आई कैप लगाएंगे डायरेक्शन में? हाँ, कोई भी चीज़ x एक्सिस में अगर वेक्टर जा रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो आई कैप से ही रिप्रेजेंट होगा। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है ये। अब सिमिलरली अगर कोई वेक्टर y में जा रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो कैसे कैसे देंगे? j कैप से। तो अगर मान लेते कोई a वेक्टर अगर y डायरेक्शन में जा रहा है और उसका कोई भी y डायरेक्शन में जा रहा है और इस वेक्टर का कोई भी अब डायरेक्शन पूछता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? j कैप। ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब देखते हैं के कैप। के कैप क्या होता है? अगर कोई वेक्टर वही z एक्सिस में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे अपन? तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं के कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग क्या? अलोंग z एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये यूनिट वेक्टर्स की कहानी थी जब ऑर्थोगोनल कंडीशन में। अब इनके जो है अपन एग्जांपल्स देखेंगे ना तो अपने को पूरा समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो अब इनका अपन एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब बात करते हैं यार अपन इन दो एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। ये एग्जांपल्स थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देंगे, और भी एग्जांपल्स है और भी करेंगे, तो अब हम बने रहो यार वीडियो में, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं पहले। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ a।
ए का यूनिट वेक्टर पता लगाना है अपने को, ठीक है। तो देखो भाई, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन की जगह अपन लिखते हैं ये यूनिट वेक्टर, है ना। तो यही पता लगाना है अपने को। तो ए वेक्टर तो अपने को ये दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाता है रूट ओवर आई कैप के सामने जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के सामने जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये रूट ओवर हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, रूट ओवर 25, रूट ओवर 25। तो ये तो 5 हो गया। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, 5। अब अपने को ए वेक्टर का ये डायरेक्शन निकालना है, ए कैप। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप बाय 25। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, नहीं 5, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 5। तो 4/5 ए कैप, 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप इसका आंसर। तो ये है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाले बोलने से ऐसे निकला। मैं ए मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, रूट ओवर आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर कोफिशिएंट। अगर इसमें क्या जेड वाला टर्म देता, जैसे के कैप करके भी दिया रहता 2k कैप, तो क्या करते, तो इसमें जो है +2 का स्क्वायर कर देते और रूट के अंदर डाल देते, बस यही डिफरेंस था, ठीक है। तो अब जो है अपन थोड़ा मेन टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप, फाइंड अ वेक्टर हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। एक वेक्टर बताना है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी के जैसा है और वो ए के पैरेलल है। मैग्नीट्यूड मतलब मान लेते हैं वो नया जो वेक्टर है वो है सी वेक्टर, जिसका एक वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है। तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है और वो पैरेलल है ए वेक्टर के। अब जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका जो है ना डायरेक्शन सेम रहता है। जो डायरेक्शन सेम है मतलब क्या, मतलब ए का जो यूनिट वेक्टर है वो इसका डायरेक्शन है इस सी वेक्टर का। जब भी कोई दो वेक्टर्स पैरेलली होते हैं तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो ए कैप बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए कैप हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी पहले निकालते हैं अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी इज इक्वल 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप है। तो रूट ओवर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होगा 24 इंटू 24, 4 4 16 1 4 2 8 और 1 9 48, ये 6 8 8 16 और 1 17, 576 प्लस 576 प्लस 49 करता हूँ मैं, 6 और 9 ये 13 हो जाएगा, 7 और 8 और ये 12 और ये 623। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आया, रूट ओवर 623। अब डायरेक्शन ऑफ ए निकालते हैं। तो ए का डायरेक्शन निकालते हैं, चलो भाई। तो देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। आपने को निकालना है डायरेक्शन, मतलब ये वेक्टर वाला। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये 5 हो गया। अब यहाँ डाल देता हूँ मैं, तो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ठीक है। तो ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब मैं इस बी मैग्नीट्यूड और इस ए वेक्टर को यहाँ डाल दूँ क्या, डाल देता हूँ।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3√623/5 आई कैप प्लस प्लस क्या आ जाएगा, ए कैप क्या है मेरे पास, हाँ 4√623/5 जे कैप। तो ये जो है अपना रिक्वायर्ड वेक्टर है जो अपने को पूछा गया था। ठीक है भाई, लेंदी तो क्वेश्चन था ये। एक सेकेंड यहाँ में कुछ गलत, अरे कैलकुलेशन गलत हो गया क्या यार, 6 9, अरे तो 5 होना था यहाँ, 625 है तो 25 हो जाता, फिर 25√625 हो जाता है, तो ये 25 हो जाएगा। सॉरी, वहाँ पे कैलकुलेशन ना गलत हो गया था, पता है। 25, तभी तो बोलूँ है ऐसा टाइप का अटपटा क्यों आ रहा है। तो ये 5, ये भी 5, तो अपना वेक्टर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर 3 5 या 15, 15 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 20 जे कैप, 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप आ जाएगा। दिख रहा है ना ये, अरे यार इधर तो लाइट का फोकस पड़ जा रहा है। सी इज इक्वल्स टू 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये आएगा अपना आंसर। ठीक भाई, अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द डिफरेंस। मतलब क्या, मतलब 2 यूनिट वेक्टर्स का जो सम है वो क्या है, एक और यूनिट वेक्टर है, तो उनके बीच का जो है डिफरेंस पता करना है। चलो ठीक है, देखते हैं भाई साहब ये भी। तो मान लेते हैं एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, एन नहीं मानते यार, एन से तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एक यूनिट वेक्टर है ए कैप और दूसरा यूनिट वेक्टर है बी कैप। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है ए कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर है बी कैप, इज इक्वल्स टू एक और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सम का वो क्या दे रहा है, एक तीसरा यूनिट वेक्टर जो कि है सी कैप। ठीक है, तो इन सब का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो लेते हैं पहले इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप क्या हो जाएगा, √1 का ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आखिरकार ए कैप भी तो एक यूनिट वेक्टर ही है ना, वेक्टर ही है ना मतलब, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप, ऑफ सी कैप। ठीक है, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो देखो इस इधर रूट लगाना, इसको इधर ले जाते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, 2 यूनिट वेक्टर्स, ये जो ए कैप और ये बी कैप, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे, ये रूट है, रूट हटा दिए, इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1 + 1 2, 2 + 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जा रहा है, तो 2 को इधर ले जाता हूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -½ हो जाएगा। और ऐसा कब होता है, जब थीटा जो है 120 डिग्री होता है। थीटा जब 120 डिग्री होता है, cos 120 जो है -½ होता है। ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा मैथ्स में। ठीक है, cos 120 जो है -½ होता है। तो मेरे को थीटा मिला यहाँ से। अब मेरे को बोला है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ए कैप माइनस बी कैप का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा पूछ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ डिफरेंस निकालता हूँ इस तरफ मैं, तो ए कैप 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 ए कैप माइनस
बी कैप इज इक्वल्स टू क्या, ठीक है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए कैप का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में प्लस बी कैप का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में प्लस 2 ए कैप बी कैप कॉस 120, ठीक है। ये पूछा है। ए कैप का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 है ना, तो 2 इंटू कॉस 120 माइनस हाफ, 2 से 2 गया, और क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ना, ए कैप माइनस बी कैप है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा क्या, तो रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, √3। मतलब ए कैप माइनस बी कैप एक कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वह है √3, ठीक है भाई। अच्छा था ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो अब देखते हैं और क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, अ बोट इज मूविंग इन डायरेक्शन ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में ये जो बोट है वो चल रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है। राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट, बोट का वेलोसिटी वेक्टर निकाल, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए अपने को चाहिए एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है बोट किधर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है। और अपने को वी कैप तो दिया ही नहीं है, तो क्या ए कैप इज इक्वल्स टू वी कैप होगा, तो मतलब क्या, ए वेक्टर के डायरेक्शन में बोट चल रहा है तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो बोट की यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ मैं वी कैप छोड़ के ए कैप भी लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, इसी के डायरेक्शन में, और यूनिट वेक्टर तो बना ही डायरेक्शन बताने के लिए। तो मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ए वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकालूँ तो क्या बात बन सकती है, हाँ बात बन सकती है, क्योंकि इन दोनों को एक साथ मिला के ही तो दिखाना है अपने को वेलोसिटी वेक्टर। तो चलो फिर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर जो है वो हो जाएगा -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ए वेक्टर का, ये हो जाएगा √16, -4 का स्क्वायर 16 यार, प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 यार, तो ये 5 आ जाएगा, √25 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा ये। तो ए कैप इज इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। ए वेक्टर क्या है, -4i प्लस 3j, मतलब -4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या आया, ए का यूनिट वेक्टर क्या आया, इतना, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो 10 दिया ही हुआ है, अब यूनिट वेक्टर इतना आ गया, तो वेलोसिटी का वेक्टर मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, अभी दिखाता हूँ। तो वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो कैसे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v मतलब 10 इंटू ये -4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स, तो -8 आई कैप, 8 आई कैप 10 × 5 2 मतलब 6 जे कैप, ये आएगा वेलोसिटी वेक्टर। ये ऐसे निकालना था इसको, ठीक है यार।